नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, एसएसटी में ठोक के कहते हैं जो पढ़ाया वही पेपर में आया। हमारे चेहरे की मुस्कान बता रही है और आपका कमेंट बॉक्स के कमेंट भी बताएंगे कि ऑफिसर्स एकेडमी के शिक्षकों ने जो दिन रात मेहनत किया था वो मेहनत सफल हुआ है। चाहे आप बात कर ले पूरे के पूरे पॉलिटी सेक्शंस में, आप बात कर ले इतिहास के खंड में, आप बात कर ले भूगोल के खंड में, और इकोनॉमिक्स का खंड आपको पता है कि हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से पेपर में प्रश्न आया। एक बार फिर से साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। इस सेशन के अंदर में बारी बारी से शिक्षक आएंगे और लगातार प्रश्नों का विश्लेषण कराएंगे। पॉलिटी खंड की बात करें तो आपके साथ प्रशांत सर 2 हैं, साथ ही साथ हमारे अरुण कामत सर हैं। अगर इकोनॉमिक्स के बाद बात करें, हम अर्थव्यवस्था खंड की बात करें तो हमारे प्रशांत सर हैं जिन्होंने आपको खूब मेहनत से पढ़ाया। पीछे भूगोल के अंदर में आपको अंकेश सिंह दिख रहे होंगे और मेरी बाईं तरफ अनिशेक सिंह और हमारे रत्नेश जी हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग एंजॉय कीजिए इस प्रश्न को। मुझे तो बेहद खुशी है। अब तो भैया आज पार्टी होगी रात को भैया, मुर्गा लिट्टी वाली। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया था लगातार। आप इस बात को मानेंगे और पूरा लोग मानेगा सर कि जो हमने मेहनत किया है पिछले 1 महीने में उसका आज परिणाम आया है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वापस से फिर जो झंडा लहरा रहा है वो द ऑफिसर्स एकेडमी का झंडा लहरा रहा है। बारी बारी से शिक्षक आएंगे और बारी बारी से अपने प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। आप इस आंसर की को आंसर की के हिसाब से लगाते चलिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको सटीक उत्तर कराएं, क्योंकि हम जो उत्तर कराते हैं उसमें आपको काफी ज्यादा आपको क्लोजनेस मिलेगा। कहां से? तो आयोग के उत्तर से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत भूगोल के खंड से हो रही है, तो भूगोल के खंड से शुरू करते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इतिहास का खंड और इकोनॉमिक्स का खंड, चारों खंड मिला के 40-40 प्रश्न अपने मिलाते चलिएगा। और ऑफिसर्स एकेडमी पर इतना लाड़ प्यार और भरोसा दिखाने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हम पर भरोसा दिखाया और आज मेरा यह गौरवान्वित चेहरा और मेरे शिक्षकों की यह मुस्कान बता रही है कि फिर से एक बार कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कदम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। तो अगली आवाज जो है भूगोल से शुरू होगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैमरा से रिक्वेस्ट है भाई कि कैमरा को पिन कर दीजिए और भूगोल के जो है गुरुदेव भूगोल शुरू कीजिए। और बैटरी जो यहाँ 2 है, शुरू कीजिए क्लास को और बढ़िया से एकदम कराइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। और जो उत्साह मेरे चेहरे पे दिख रहा है, जो वादा किया गया था आप सभी से कि भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, तो आज हमने उस वादा पर सच्ची तरह से खड़ा उतरा। इस कलम का जो बोझ था उस बोझ को हमने हल्का किया है। और आप ही नहीं टेंशन में थे, हम भी टेंशन में थे कि क्या हमारी बातें जो है सच होने वाली है। तो जी हाँ, ये जो 40 मार्क्स का जो एसएसटी है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं और मुझे लगता है कि आपको 40 में 40 आने वाला है। तो कैसा आपका रहा, आप अपना शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा आपका प्रश्न रहा और जो चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट दिख रही है, भैया शिक्षक भर्ती में तो इस बार किला फतेह कर लिए हैं। पीआरटी वाले निश्चिंत रहिए, आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और इसी तरह से हम लोग बिहार दरोगा भी पढ़ाएंगे, बिहार पुलिस भी पढ़ाएंगे और भारत के समक्ष जो परीक्षा है उसमें अव्वल लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो प्रश्न है। साथियों, यहां आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पे हम लोग जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है? ये आपको हूबहू ये क्वेश्चन करवाया गया था, तमिलनाडु। देखिए इसका पहला का आपका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा साथियों, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु साथियों। तो पहला जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपको हमने ये बोला था कि राष्ट्रीय जल मार्ग, हमने YouTube पर चीख चीख के बोला था कि राष्ट्रीय जल मार्ग पढ़ लेना। इस बार भैया यहां से क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आया। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, 891 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ई जो है दूसरे का सही उत्तर है। तीसरे आंसर की तरफ जाते हैं। तीसरा आंसर साथियों, तीसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है? वेनूर। वेनूर, जी हां, कहां पर है वेनूर? तो कर्नाटका में है। बहुत ही सिंपल, ये आपके एनसीईआरटी सेशन में ये क्वेश्चन था साथियों, एनसीईआरटी सेशन में ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय। जी हां, बार बार पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे। कुमाऊं हिमालय कहां से है? तो आपका सतलज और काली नदी या सतलज और रामगंगा, तो जल्दी से बताइए। तो सतलज और काली नदी के बीच में है आपका कुमाऊं हिमालय। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वह निम्नलिखित में से कौन सा बांस ड्रिप सिंचाई, आपका चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय, यानी कि ये जो है सही उत्तर होगा। हमने आपको डिस्कस करवाया था। कैसा लग रहा है आज का सेशन, कैसा गया आप सभी लोगों का प्रश्न जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। चेहरे पे मुस्कुराहट आई है या नहीं? जो वादा किए थे आपको कि भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, हमने अपना वादा पूरा किया। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो बोलेंगे आज कि हां सर आपने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया। तो वादा करते हैं फिर से यही होगा और इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किसके लिए? तो यह ट्रैकों के धंसने से, ट्रैकों के धंसना जो है यहां आम बात हो गई है, तो सी जो है इसका सही उत्तर होता है। सुनामी यहां नहीं आते, भूस्खलन पश्चिमी घाट का एक हिस्सा होता है, लेकिन ट्रैकों का धंसना यहां सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा नदी की जो दिशा है वो कैसी है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ए जो है आपका साथियों सही हो जाएगा। बिल्कुल सुकून मिला है सभी के चेहरे पर। जल्दी से बताइए कैसा रहा? क्या 36 आएंगे, 36 जाएंगे, जो है हमने अपना वादा पूरा किया या नहीं? तो जल्दी से बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजीरा विजय जगदीशपुर करवाया हुआ क्वेश्चन। कोई भी नहीं बोल सकता है कि भैया इस बार जो है सर मेरा नहीं हो रहा है, इस बार मेरा नहीं हो रहा है, इस बार हो रहा है आपका। और जो वादा किया गया था वो वादा हम पूरा करने वाले हैं। कह दिया था ना, एक डायलॉग आपको मारे थे, कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। और जब तक ना निभा पाए वादा, हम ना रुकने वाले हैं, हम ना थकने वाले हैं, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। और ये खुशी है मेरे चेहरे पर कि हमने अपना वादा पूरा किया। अपने जो आपके मां बाप के चेहरे पे जो उत्साह लाने का वादा था, हमने वो बात। कांवर झील, विश्व की सबसे बड़ी गोखुर झील कहां पर है? बेगूसराय में है साथियों, बेगूसराय। और बेगूसराय यहां ऑप्शन नहीं था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका आंसर है बेगूसराय। बेगूसराय याद रखना है, बेगूसराय। और ये बूढ़ी गंडक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन है साथियों 11, पीटी द्वीप जो है वो किसके लिए है? पक्षी अभयारण्य। ए क्वेश्चन, ए आंसर है। और ये भी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। जी हां, एनसीईआरटी बुक से है सब। और बार बार आपको कह रहे थे क्लास 9वां और 10वां का एनसीईआरटी पढ़ लेना, हमने भी करवाया है। धरती पे कोई भी नहीं ऐसा होगा जो आज बोलेगा कि सर आपने जो है वादा जो किया था वो वादा आपने नहीं निभाया। हमने वादा निभाया है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो लानी थी वो लाया है। दिन रात एक किए थे साथियों। तो द ऑफिसर्स एकेडमी भूगोल का शिक्षक द अंकेश सिंह, जी हां 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों इस बार। और इस बार मजा आ गया देख करके कि हम भारत के भविष्य जो है बना रहे। भीम बांध मुंगेर पढ़ाए हुए हैं, 10 बार आपके यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाए हुए हैं और आपके ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। गारो, खासी, जयंतिया ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपके पूर्वांचल का भाग है, एकदम निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आया है और हर वो क्वेश्चन जो है दावे ठोक करके कह सकते हैं कि हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है। तो ये खुशी का लहर है साथियों चेहरे पे, खुशी का लहर
शहर है, उन मां बाप को जो हमने विश्वास दिलाया था कि बिहार में एक भूगोल का शिक्षक है जिस पर अपना सारा टेंशन छोड़ दो, बिहार में एक भूगोल का शिक्षक है, जब बेटे बेटी और जब छात्र सोए रहते हैं तो उसके मां बाप कहते हैं कि बिहार में अभी अंकेश सिंह है, भूगोल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक वो रहेगा भूगोल में सिलेक्शन वो दिलवाएगा। और हमने आज फिर से वो कर दिखाया है जो पिछले 3 टीआरई में हम किए थे, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था उसमें भी हमने करके दिखाया था और आज फिर से हम करके दिखाए हैं। राजस्थान का वो कौन सा अबरख क्षेत्र है भैया? अजमेर, राजस्थान। याद रखिएगा, अजमेर खेतरी जो है तांबा के लिए है, अजमेर जो है सही। एकदम हार्ड नहीं होगा पीआरटी वाले, पीआरटी वाले आपके साथ हम थे, हैं और रहेंगे, और यही मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पे होगी क्योंकि हल्के में ना लेना भैया, हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी लोग तैयार हो जाइए, इसी तरह से पेपर आएगा और इसी तरह से जमकर पढ़ाएंगे और आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। याद रखिएगा, 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। बस निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में याद रखना है दून है, दून है साथियों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 15 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां का क्या है, चलिए देखते हैं। तो 16 नंबर में 14, 15 और 16वां नंबर क्या है? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था, तो सी जो आपका सही उत्तर है। और 2000 में अंत हो गया था, 2000 में अंत हो गया था, यानी कि आपका सही उत्तर सी है। 17वां क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर। और सच में आपके क्वेश्चंस पेपर को देख के हमारे आंखों से आंसू झलक गए कि हम रात भर नहीं सोए थे कि क्या होगा आपके परीक्षा में, क्या जो वादा किए गए थे आपके मां बाप से कि भैया भूगोल में मार्क्स आपका आएगा, ये हमें चिंता से सोने नहीं दिया था। और जब आपका ये क्वेश्चन आया, मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में एक आंसू थी, और बस अपने आप को एक ही बात बोले कि शाबाश अंकेश, आपने जो वादा किया था हमारे भारत के भविष्य को, आपने वो वादा पूरा किया है। तो एक खुशी का माहौल है साथियों, बहुत ही खुश हैं हम, आपके लिए खुश हैं, अपने लिए खुश हैं, हम सभी लोगों के लिए खुश हैं। तो यहां आप देख सकते हैं निम्नलिखित 17 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 17 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जूम करो, इतना बच्चा को नहीं दिखता है, और जूम करो और ले जाओगे, हाँ ये, और थोड़ा आगे ले जाओ, हाँ यस ये हुआ, यही जूम रखो। तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी? तो कॉफी सर्वाधिक सबसे पहले बाबा बुदान की पहाड़ी, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? मोटे कणों वाले जलोढ़ मिट्टी भैया चौस में पाए जाते हैं, तराई में नहीं पाए जाते, दुन में नहीं, चौस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कितने रेलवे जोन है? ये हमारे कमेंट में लोग पूछे भी थे, लोग जो है भैया पूछे भी थे कि सर एनसीईआरटी में 16 लिखा हुआ है और वर्तमान में जो है, वर्तमान में 19 है, तो आंसर क्या है? तो हमने बोला था आप बिहार शिक्षक भर्ती का परीक्षा दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी टिक करना है, तो 16 आपका सही उत्तर होगा, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यही शानदार तरीका से आपको जो विश्वास हमने दिलाया था कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक हैं? तो याद रखिएगा आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है प्रमुख उत्पादक में आपके गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, क्योंकि पंजाब में कपास नहीं होता है, तो बी और सी ऐसे ही हट गया। चलिए, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो आपका 20 नंबर है। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला 20 के बाद अगर बात करते हैं, 21वां क्या कह रहा है? 21वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जो है वो आपका सबसे लंबी है? तो पीर पंजाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान मिलाकर के। तो जी हां, जो वादा किए गए थे वो वादा हम पूरा कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका पीर पंजाल आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है G20 यानी कि ज्योग्राफी का अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये भी जो है आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये बिहार के भूगोल में हमने करवाया था, तो बिहार का भूगोल, गन्ना उत्पादक, बी जो है चंपारण,
बी जो है चंपारण में ये इसका सही उत्तर है। बिहार का आपको बोले भी थे कि जो 5 वीडियो है आपके लिए गेम चेंजर होगा, जो संपूर्ण भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, संपूर्ण भूगोल था, बिहार का भूगोल और साथ में एनसीईआरटी 9वां 10वां और 11वां का जो सीरीज था, ये आपके लिए गेम चेंजर का काम करने वाला, ये आपको पहले ही हमने बताया था। और आप देख सकते हैं कि संपूर्ण सीरीज और बिहार के भूगोल से कई क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन है जो आपका कि महानदी जल तंत्र, जैसी महानदी कर्नाटक नहीं, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 23वां का सी होगा। 24वां का अगर बात करते हैं, 24 पश्चिमी हिमालय की नदी धारा जो है रास्ता बदलने वाली, तो इसे गुल कहते हैं, गुल कहते हैं साथियों, जो रास्ता बदलती है उसे हम लोग गुल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थॉन्डवेथ, जी हां, आपको यह वादा किए थे कि पूरे बिहार में कोपेन भी बहुत कोई नहीं पढ़ाता है, हम आपको कोपेन भी पढ़ाए थे, त्रिवार्ता भी पढ़ाए थे और थॉन्डवेथ भी पढ़ाए थे, तीनों पढ़ाए थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके एनसीईआरटी में वर्णन नहीं था, केवल कोपेन का वर्णन था। और आपको जब हम पढ़ाए थे तो यह बात बोले थे कि कुछ भी पूछ सकता है, और हमारा बात जो है वो सही हुआ। क्या पूछा है? थॉन्डवेथ जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है। इसलिए गर्व से कहते हैं साथियों कि भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, नम उप आद्र, यानी कि ए आपको बोले थे सी से शुरू होता है, तो सी जो है नम उप आद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वेम्बनाद झील बहुत बार पढ़ाया गया है, वेम्बनाद झील केरल में है, ए हो जाएगा सही उत्तर। इससे आसान, इससे सरल क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह 4 बार यूट्यूब पर आपको करवाए हैं? विशाखापट्टनम, 4 बार यूट्यूब पर करवाए हैं विशाखापट्टनम, यानी कि 27 का बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार, जी हां 2011 के, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है और इसका आंसर जो है 28वां का क्या हो जाएगा? 28वां का आंसर ई हो जाएगा, 8.60, याद रखना है 8.60। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये मैथमेटिकल है, तो 8.6% है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 29वां क्वेश्चन नंबर, 29वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक? अंबाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी अंबाला। ऐसे पोटवार पठार था, लेकिन इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कटनी, कटनी जो है वो किस चीज के लिए है? कटनी किस चीज के लिए फेमस है साथियों? कटनी किस चीज के लिए फेमस है? तो ई इसका आंसर हो जाएगा, चूना। कटनी जो है उसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ये चूना के लिए फेमस है, चूना के लिए। तो कटनी जो है आपका ये चूना के लिए फेमस है, लाइम के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ई हो जाएगा इसका आंसर। कब लक्षद्वीप मिनिकॉय को जो है नाम बदल करके जो है लक्षद्वीप रख दिया गया था? तो साथियों 1973 में, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1973 वो साल था जब आपके नाम बदले गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो कन्नड़ का मैदान, यानी कि कन्नड़ तट कहते हैं। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आपको पूरा डिटेल तटीय मैदानों में पढ़ाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बता करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा आया और आपका इस बार हो रहा है या नहीं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? तो इनमें से कोई नहीं, उड़ीसा जो है इसका सही आंसर होगा। और आपको पेड बैचेस ऑफलाइन ऑनलाइन ये सभी में ये डेटा दिए गए थे खनिजों के ऊपर, भारत के खनिज। क्लियर है। अगले क्वेश्चन यानी कि 34वें नंबर पे जाते हैं। 34वां क्या कह रहा है कि रैट होल खनन, जी हां ये एक एनसीईआरटी के बॉक्स में दिया हुआ था और हमने ये क्वेश्चन करवाते हुए वहां
वहां पेज नंबर भी लिखा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टार भी मारे थे यूट्यूब पर, और ये क्वेश्चन आ गया है। रैट होल खनन जो है आपके कहां पाया जाता है? अरुणाचल, नागा, असम? तो जी नहीं, तीनों में से कोई नहीं। ई हो जाएगा सही उत्तर। मेघालय, मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैट होल खनन मेघालय जो है इसका सही। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर क्या है, आपका जो सही आंसर है वो मेघालय यानी कि ई जो है 34वां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्या कह रहा है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न, और ऐसे प्रश्न जीवन बनाने वाले, माता पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले प्रश्न है। 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग जो है कहां खोला गया था? देखिए, जब भी 1904 रहेगा इसका आंसर चेन्नई, और यह भी एनसीईआरटी के सीरीज में आपका करवाया गया बखूबी। पहला सीमेंट उद्योग आपको वहां चेन्नई आंसर था, और यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उठाया हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या जो है वो कितनी है? याद रखिएगा, दशकीय है यानी कि डेकेडल ग्रोथ कितना है? तो 25.07 यानी कि सी सही आंसर है। और ये सेंसस पिछले 12-13 सालों से यही सेंसस है, यही लोग याद कर रहे हैं। और डेकेडल ग्रोथ हमारे भाई बिहार का क्या है साथियों? तो यह आपका 25.07 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग, सुंजा, नुब्रा, यानी कि 1 से। तो ये पहला, पूरे 40 क्वेश्चन में ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर डी हो रहा है, नहीं तो बाकी सभी का आंसर ई और ए बी सी में आ रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी नदियां हो जाएंगी कश्मीर क्षेत्र में। अलग बात करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 38वां, मालवा का पठार। बार बार हर जगह यह पढ़ाया हुआ है। मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि यानी कि मध्य उच्च भूमि भारत के मालवा का पठार। जी हां। अगला क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं वो क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो प्रस्ताव किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपके पारित किया गया था। बी इसका सही उत्तर है, उड़ीसा। 1988 वो साल था जब आपका ये पार किया गया था, तो उड़ीसा यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर होगा। और आज का भूगोल का लास्ट प्रश्न साथियों, भूगोल का 40वां और अंत प्रश्न, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला आज जो लास्ट प्रश्न है वो है बादम पहाड़ लौ अयस्क कहां पर है साथियों? तो मयूरभंज, मयूरभंज सी आपके उड़ीसा में मयूरभंज। तो ये आपका 40 क्वेश्चन भूगोल का जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली थी। हम 110% गारंटी देते हैं कि कितना भी आप कम पढ़े होंगे, 35-36 जो है कोई आपको दूर नहीं कर सकता है। और अगर थोड़ा सा आप एनसीईआरटी सीरीज देखे होंगे द ऑफिसर्स एकेडमी का, तो 40 में 40 वादा करते हैं कि आपका सही होगा। तो ये हुआ वादों पर खड़ा उतरना। तो एक बात आपको बता देते हैं कि हल्के में ना लेना भैया, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं और हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो अब हम लोग स्वागत करेंगे हमारे इतिहास के शिक्षकों की, जो आपके साथ रूबरू होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बताएंगे। आइए सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं और आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे। खुश होना भी चाहिए क्योंकि ऑफिसर एकेडमी ने अपने इतिहास को फिर से एक बार दोहराया है। हम लोग काफी चिंतित थे कि बच्चों के साथ में क्या होगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न हमारे पास मिले हम बहुत खुश हुए। खुश इस बात का कि हमारी मेहनत रंग लाई है। जितने भी प्रश्न मैंने करवाया था वो सारे के सारे प्रश्न आज आपके एग्जाम में देखे गए हैं। कहते हैं कि हमने आपको शाम वाली जो 5 क्वेश्चन वाली सीरीज है उसमें जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री करवाया था, मैं कलेजा ठोक के कह सकता हूं कि प्रश्न वहां से भी पूछे गए हैं। साथियों याद करिए, पीछे 2 मंथ से जब मैं प्रतिदिन 5 क्वेश्चन करवाता था तो मैंने कहा था कि 60 दिन में 300 प्रश्न मैं ऐसा करवाऊंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथियों। और आज इतिहास अपने आप को फिर से दोहराई है। और ऑफिसर एकेडमी इतिहास रचने के लिए हमारे रत्नेश मिश्रा सर, तो मिश्रा सर का भी शानदार प्रश्न रहा और इस बार एंशिएंट हिस्ट्री ने अपने प्रश्नों से चौंकाया है सभी को। याद रखिएगा साथियों, 6 प्रश्न हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो सर इसको जूम किया जाए एक बार। सबसे पहले प्रश्नों की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं
और सबसे पहला क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ करके फेंकना था। आप सभी लोग जानते हैं कि बात यहां पर गदर आंदोलन की है, तो बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि गदर आंदोलन के संस्थापकों से प्रश्न बनाया गया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो करतार सिंह सराभा ऑप्शन में आपको आ रहा है ना, ऑप्शन ए करतार सिंह सराभा, इनका सीधा संबंध गदर आंदोलन से था, याद रखिएगा, करतार सिंह सराभा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलें। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा? याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच ये ताशकंद, जो जिसने भी प्रश्न भेजा है सर, जिसने ताशकंद लगा है 1 नंबर, तो उसने खो दिया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है, इसलिए हम जब बात करेंगे भारत और चीन के बीच में, तो हम लोग पंचशील समझौते की बात करते हैं। पंचशील समझौता, याद रखेगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और तीसरा है हमारे मिश्रा सर का प्रश्न है, और इन्होंने हूबहू जो पढ़ाया है वही आया है इसमें जी, क्लास 6 का एनसीईआरटी में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सर बता रहे हैं वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन बी याद रखिएगा। ऑप्शन, अब क्वेश्चन 4 की ओर हम लोग चलते हैं, नीचे इधर होगा सर साइड में, ऑप्शन क्वेश्चन 4 हमारा है, क्वेश्चन 4 की ओर आते हैं। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों को, पता नहीं कितनी बार मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पढ़ाया होगा, तो आप कह रहे होंगे कि सर बोर हो गए इस टॉपिक से। और देखिए, यही टॉपिक जो है, यही टॉपिक क्या किया कि प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे। क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? मैंने कहा था दांडी मार्च 24 दिन की वह यात्रा, 6 कब तक, 12 मार्च को शुरू होने वाली और 6 अप्रैल को खत्म होने वाली, 241 मील, याद रखिएगा, 241 मील, याद रखिएगा, 241 मील 78 सहयोगियों के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग सर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 5वां नंबर, कि क्या ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न है ये क्लास 12th की किताब से उठाया गया है, एनसीईआरटी से। प्रश्न कहता है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेगा, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सर। थोड़ा बच्चों की समय की कमी है तो मैं स्पीड भी थोड़ा इंक्रीज करता हूं, डरना नहीं है। अब यहां पर प्रश्न कहता है कि वियतनामी, इसको मिटाया जाए, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास के 1930 में, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास के 1903 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? येन बाई विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, 1930 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसको थोड़ा सा नीचे क्यों ले जाए, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसने थोड़ा सा छोटा किया जाए, बच्चों को दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, हाँ। इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चले। काफी ज्यादा मैं हर्षित हूं ऐसे प्रश्न को करवाने में, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि हम लोगों की मेहनत काफी शानदार रंग लाई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाएंगे हम लोग। एक सेकंड से नीचे आइए, कितना नीचे, इसको छोटा करिए, यहां से प्रश्न नहीं लगाया गया है। हाँ, एक सेकंड आप लोग वेट कर ले, बोलिए प्रश्न लगाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सर? हिंदी मीडियम में लाइए, बच्चे हिंदी मीडियम में मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसको जूम करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
नीचे आइए सर, थोड़ा सा प्रश्न दिखाइए। हाँ देखिए, ये जो प्रश्न है ना, सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद करिए, जब हम लोग स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे और स्वदेशी आंदोलन के दरमियान में हमने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन का इंपैक्ट क्या रहा था, तो उसी समय में हमने बात की थी 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लाइए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर गीत लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? अब समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया गया था। यह क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एक चीज समझना है यहां पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के व्यापार संतुलन के बारे में पूछा जाता है। इसने निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार अधिशेष हुआ, कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जाएगा ना? नहीं, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। एक सेकंड, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी नहीं होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिमांड्स बढ़े थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान डिमांड्स बढ़े थे, याद रखिएगा, और डिमांड्स बढ़ने के कारण ये परिणाम में आपने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो देखा होगा ना, काफी ज्यादा डिमांड्स बढ़े थे। इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे, ऑप्शन बी नहीं लगाएंगे, सी लगाएंगे। इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार अधिशेष हुआ था। चलिए 8 का सी। चलिए मिश्रा सर को भी माइक दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए आप 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न सर, 9 नंबर प्रश्न। 11th क्लास में चलिए विश्व इतिहास जो 11वीं की विश्व इतिहास थी, इसमें कहता है कि स्टालिनग्राद, याद रखेगा स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके से? एक और जहां सोवियत संघ था तो दूसरी ओर जर्मनी था। तो ऑप्शन सी इसका क्या करेंगे हम लोग? आंसर कर देंगे। ऑप्शन सी इसका हम लोग क्या करेंगे? आंसर कर देंगे, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल बहुत विवादित सवाल है और ये प्राचीन, हाँ, इस प्रश्न को जरा सा एक बार हम दोनों भाई आपको समझाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। अब आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि सेवेंथ बीसी की बात कर रहा है, 7th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है, 7वीं सदी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए यहां पर क्या लगा है? ईसा पूर्व टर्म लगा है। तो आप सब जानते हैं कि या हर्ष की बात करें, या अशोक की बात करें, या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, ये जो 6ठी शताब्दी में ये दोनों जो हैं, ये दोनों कब के हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और ये 7वीं ईस्वी के हैं। तो जब यहां पर पूछ रहा है आपको कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था, मैं बताऊं कि इसका आंसर एक भी नहीं है इसमें, ठीक है? इसका आंसर आप ई कर दीजिए। प्रश्न जो है आपका बहुत विवादित है, यहाँ पे केवल ईसा पूर्व को लेके और ईस्वी को लेके बहुत विवादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, सभी लोग आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं सर। 12 ये तो भूगोल टाइप का सवाल। देखिए यहां से आप एक चीज से पकड़ सकते हैं कि यह प्रश्न किससे पूछा गया है। एक क्वेश्चन आइए देखते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन कह रहा है कि मूला, मस्कत और बोलन। भाई साहब आपको मूला नहीं पता होगा, आपको मस्कत भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको बोलन, गोमल, खैबर ये दर्रे अगर नहीं पता होगा तो काहे का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप? आपको गोमल दर्रा तो या बोमल दर्रा तो ये जनरल बात है, ये सबको याद है। तो हमने बोलन से पकड़ लिया कि ये बात पर्वतीय दर्रे की जा रही है। अफगान से लेकर के हिंदुस्तान में एक्सेस देता है ये दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है सर? क्वेश्चन नंबर 13। बस थोड़ा सा जूम किया जाए, सबको दिख रहा है एकदम, थोड़ा जूम किया जाए। आइए नीचे। कहता है कि 1940 के दौरान, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। और ये हमारे शशि शरण सर जो आपको करवाए थे ना, आपके जो ये आंदोलन वगैरह, इसी में ये बातें करवाई गई थी जनजातीय विद्रोह में। तो तेभागा आंदोलन में कुछ नहीं था, तेभागा आंदोलन में 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, ये बातें करी गई थी। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बार चौंकाने का विषय यह है कि बिहार स्पेशल नहीं है, यही चौंका दिया आप सभी को। क्वेश्चन नंबर
14 की ओर सर बढ़ा जाए। तो हिटलर की आत्मकथा कौन नहीं जानता है भाई साहब। जब मैं शाम 6 से 7 में मैं आ रहा था सीरीज लेकर के, और जब मैं वहां पर आपको बता रहा था कि ये 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, 5 आपके जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने कितनी बार बताया होगा कि ये जो मेन कैंप है ये किसकी है, तो हिटलर की आत्मकथा है, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब ये मिश्रा सर का क्वेश्चन है, और आई थिंक लगता है कि मिश्रा सर इतने टाइम से इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए होंगे जिसका कोई गिनती है ही नहीं। सही कह रहे हो कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और भी लिखा है एक बच्चे ने कि हम 0.4 स्टूडेंट, बिल्कुल। तो याद रखिएगा हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। चले नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। देखिए कितनी बार हम लोगों ने ये कहा है कि कालीबंगा मतलब मिट्टी काली, और जुते हुए हल के साक्ष्य में कालीबंगा। फिर से मैं कहता हूं कि मैं आपको उस लायक बना दूंगा, अब आप नौकरी लेंगे ना, तो ये जो बुलेट ये थार है ना, ये चढ़ने लायक आप सोएंगे, आप खुद के पैसे से खरीदेंगे, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिल्कुल, हम आपको काबिल क्यों नहीं बनाएं, हम आपको काबिल बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बताइए, 16 नंबर। सर खुशी के मारे जो है ना कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है, टेंशन नहीं लेना है, क्या लोड ज्यादा नहीं लेना है, बस याद रखेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए बेवकूफ बच्चा इसको आंसर कैसे करेगा भाई साहब। ये बंदा बहादुर कब के मर चुके हैं, और भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, और बंदा बहादुर तो फर्रुखसियर के समय में ही समाप्त हो गए थे। आप सब इस बात को जानते हैं। तो ये दोनों भाई साहब को तो बहुत पहले ही स्वर्ग भेज दिया गया था। हमारे खरक चाचा बच्चे हैं ना, तो खरक सिंह ही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हाँ, थोड़ा सा दिमाग के साथ खेला गया है, बस और कुछ नहीं है। फिर भी कलम संभाले हैं क्योंकि हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग दिवाली मनाएंगे रात में, याद रखिएगा। जश्न का दिन है हमारा, जश्न का। जानते हैं क्यों? अगर आपने अच्छा प्रश्न किया है तो आज हमारी जो मेहनत थी, हमारा जो परीक्षा था, उसका रिजल्ट आज हमें ही मिला है आज, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। अरे भाई साहब बाद में बताना सीधा। ये लॉर्ड लिटन था ना, लॉर्ड लिटन, उसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न अब आइए, कहता है देखिए ये मध्यकालीन का यह प्रश्न है, और मैंने स्वयं देखा था कि मिश्रा जी ने यह प्रश्न आपको करवाया था, और मैंने पूछा भी था उस दिन, मिश्रा जी क्या मिश्रा जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने उस दिन मिश्रा जी को मजाक में कहा था कि बच्चा को आप यमराज के पास ले जा रहे हैं क्या सर? इन्होंने कहा था कि कोई ठिकाना नहीं, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। और देखिए बात लग गई, और प्रश्न यहां से आ गया कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर। अब देखिए भोंदू बच्चा क्या गलती किया होगा? भोंदू बच्चा क्या गलती करेगा? ये डाक प्रणाली है और यहां पर लिख दिया कुरियर, तो बच्चा फंस गया होगा, तो इसलिए कुरियर प्रणाली याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत खुशी, ऐसा खुशी का माहौल है ना कि अगर एक बार कैमरा घुमा दे इधर तो पूछिए मत कि आपको क्या दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब एक चीज, बच्चा कहां गलती करेगा? बच्चा कहेगा अरे राष्ट्र संघ तो हमने जीवन में सुना ही नहीं, हमने तो सुना है संयुक्त राष्ट्र संघ, और वो जाएगा 1945 में, ठीक है। और एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेल गया कि कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? बच्चा कहेगा कि इसमें से कोई जो है ना 1945 के आसपास का है ही नहीं। बच्चा कहेगा पचमा मार देते हैं, लेकिन याद रखेगा वर्साय की संधि का परिणाम है, इसका गठन 1920-21 की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर क्वेश्चन बढ़ाया जाए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 यहां से सर बदला जाए। हाँ, अब एक बार बताइए, ये
ये जो शाम में 5 क्वेश्चंस वाली विश्व इतिहास का क्वेश्चन सीरीज था, एग्जाम से 4-5 दिन पहले विश्व इतिहास की जो सीरीज थी उसमें मैंने बताया था कि इटली का एकीकरण, समझिएगा एक सेकंड, इटली का एकीकरण, मैंने बताया था कि इटली की तलवार गैरीवाल्डी, तो इटली का एकीकरण की बात करें तो जोसेफ मेज़नी की बात करेंगे, याद रखिएगा आप। चलिए ये प्रश्न भी बिल्कुल हूबहू लड़ गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 21 नंबर क्वेश्चन से हमारे मिश्रा जी को दिया जाए, ठीक है? आइए मिश्रा जी, चलिए, वाह 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 वाह। मिश्रा जी आएंगे। हाँ, आप लिखिएगा, हम बोलेंगे, ठीक है ना? अब आपका बारी आ गया है। चलिए, हाथों में पढ़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर वाले हैं, हम ऑफिसर अकेडमी वाले हैं। चलिए प्रश्न का आंसर लगाइए, खाली हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आंसर लगाइए जल्दी जल्दी। हाँ थोड़ा सा फुटबॉल को उड़ाइए। चलिए 22 नंबर पढ़ रहे हैं, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? भैया आत्मसात की नीति। वाह, क्या बात है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, आत्मसात की नीति। चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 23 नंबर पढ़िए। किस घटना ने, अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा है, किस घटना, सर एक सेकंड सर, आप हाला मत कीजिए, ठीक है ना? किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? भाई साहब एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ भाई साहब इसका संबंध हिंदुस्तान से है ही नहीं। बिल्कुल, ई तो 1905 में है, ठीक है। ई 1919 में है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जालियावाला, यस, जालियावाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। ठीक है, 24 पे आ जाते हैं। चलिए, हाँ 24 नंबर एक बार देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक सेकंड, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किया था? अंबिका चरण मजमूदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल पढ़ रहा हूं सर, आंसर बताइएगा 25 का। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? झारखंड। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। आंसर क्या लगाए हैं 26 का? ऑप्शन नंबर बी, 26 का ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज दिखाइए सर, नेक्स्ट पेज। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, एक बार जूम करते हैं, 27 नंबर सवाल देख लीजिएगा। आइए, हाँ 27 नंबर को और जूम करते हैं, आइए सर। हाँ, रॉयल इंडियन नेवी सैनिक विद्रोह का सवाल था, जिसे बॉम्बे में विद्रोह के नाम से जाना था 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर पे आ जाते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान, थोड़ा सा जूम करते हैं सर। हाँ, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था? 28 का आंसर क्या लगाएं सर आप? 28 का, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना। चलिए 29 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं, 29 देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलेट एक्ट आंसर गया है, क्या जाएगा? रॉलेट एक्ट। आगे बढ़िएगा सर, 30 नंबर। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार की गिरावट में शुरुआत हुआ था? गिरावट की शुरुआत हुआ था, एक बार जूम कर देते हैं सर, ये जो प्रश्न दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। आंसर क्या गया है 30 का सर? राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए 30 का राइट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध। अब आइएगा 31 नंबर, 31 देखिए सर, 31 क्या है, थोड़ा सा कम जूम करना पड़ेगा। चलिए, हाँ ये तो एंशिएंट का सवाल है, कई बार बैच में कराया गया, बहुत इजी सवाल है। प्राचीन इतिहास में मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृत नाम था राजगिरी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर,
अब आ जाते हैं 32 पर। हाँ, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत का आकार देने में प्रभावशाली रहा, सुब्रमण्यम अय्यर। आगे बढ़िएगा सब। 33 देखिएगा। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट को प्रकाशन में अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद किया गया? सामान्य ज्ञान। राइट आंसर क्या गया? सामान्य ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज दिखाइए सर। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न लास्ट देखिए, 2-3 प्रश्न। हाँ, यूरोप में, एक बार जूम कर दीजिए प्रश्न, वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल पूछा गया है। यूरोप में 1848 की क्रांतियों का मुख्यतः निम्न मांगों में से क्या प्रेरित था? सही आंसर क्या लगाए सर इसका? 34 का राइट आंसर बताएंगे। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1904 में रिवोल्यूशनरी के बारे में बात करें। 1904 में, एक बार जूम कर दीजिएगा। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? क्या आंसर है? अभिनव भारत, यानी विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सर क्या आ जाएगा? बी जाएगा। चल नहीं रहा है, चलिए एक सेकंड, पेन देख लीजिए। ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा सर। 36 नंबर आ जाइए, 36 नंबर। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? बहुत इजी सवाल है, शिक्षा से था सर। आधुनिक शिक्षा, आपने क्या आंसर लगाया? बी, बहुत अच्छा, आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिएगा। अब थोड़े से 2-3 सवाल और बचे हुए। 37 पे बात कर लिया जाए सर। 37, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा किया गया है? उपनिषद आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार ये सवाल कराया गया है बैच में भी, और आपको दिखाया जाएगा, यूट्यूब पे भी मैंने कई बार कराया है। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है एक कब बनाया गया? इस सवाल पूछा गया। कहां पर? तो बंबई में 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा बैठाया गया था। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा सर। 1917 की बात कर रहे हैं। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? दुनिया के मजदूर जो है एक हो जाएं। और लास्ट प्रश्न आज का देखिए, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न एक बार देख लीजिएगा सर। 19वीं शताब्दी के अंत में बात की जाए, वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह जो है, एक टिकेंद्र सिंह जीतू जे, टिकेंद्र सिंह जीतू। आ जाइए सर, पॉलिटी वाला आ जाइए, लगाइए सर, समन्वय देखिए सर। किनको, कहां से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन प्रश्न लड़ा है। और खासकर अनिशेख सर जो ले रहे थे क्लास, हम भी सुनते थे। स्टूडियो अगल बगल ही है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन जब तक स्क्रीन पर आपका आ जाए, कौन सा क्वेश्चन है पॉलिटी? कहां पर? ये पर। तो काफी शानदार प्रश्न रहे आपके, प्रश्न आए भी हैं, चाहे वह एस्थेटिक प्रश्न हो या फिर एनसीईआरटी के। तब तक आपका जो है पॉलिटी का स्लाइड लग जा रहा है। 2 मिनट आप जो है 2 मिनट इंतजार करें। आशु जी आपके बीच आ चुके हैं और ये पॉलिटी के प्रश्न को यहां पर सेट कर रहे हैं। तो काफी कह सकते हैं कि 25 से 30 प्रश्न आपका सामान्य प्रश्न और जो है मध्य ये में रख सकते हैं। और जो है 5-7 प्रश्न आपका जो पॉलिटी का भी रहा वह एनसीईआरटी से कराया गया है, पॉलिटी का प्रश्न भी कराया गया है। तो काफी चलिए बेहतरीन आंसर आप लोग किए हैं और सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। और चाहे वह रिवीजन बैच हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या संपूर्ण सीरीज कराया गया हो या मॉक टेस्ट के माध्यम से, 40 में 40 तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु ऐसा निश्चित रूप से दावा कर सकते हैं कि 36 से 37 प्रश्न जो है, चाहे वह किसी भी सेशन में पढ़ाया गया है वहीं से है। तो जो है, हाँ,
यहां पर थोड़ा सा जूम कर दिया जाए और इसमें आपको पहला प्रश्न और जूम थोड़ा सा पहला एक एम है आएगा बड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन का दोनों को छोड़िए ना, इसको ले लीजिए हम। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से जो है स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। तो इसमें से एक से अधिक आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर आपका इसमें डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग। दूसरा प्रश्न यहां पर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? तो वह आपका उत्तर दिख रहा है केटी शाह के द्वारा, कि के मुंशी के द्वारा, कि जेबी जो है कृपलानी के द्वारा, कि इनमें से एक से अधिक, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया, कई बार पढ़ाया गया आपको, इसका के एम मुंशी के द्वारा राजनीतिक जन्म पत्री या राजनीतिक कुंडली कहा गया। प्रस्तावना जो कि अति महत्वपूर्ण पार्ट है, संविधान का आत्मा कहा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को हम लोग लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के, ये थोड़ा सा ठीक करो ना आंसू, जो है जो ये हो रहा है कॉर्नर में आ गया है। भारत में प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निहित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न है, या फंडामेंटल ड्यूटीज का मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न है। और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। अगला प्रश्न आपका जो यहां पर दिख रहा है वह दिख रहा है, अति शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका जो 4 नंबर में प्रश्न जो दिख रहा है वह दिख रहा है कि अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का कौन सा प्रमुख जो है कारक है, कौन सा प्रमुख कारक है? विकल्प ए में आपको दिख रहा है कि राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, बिल्कुल जो है विभाजन की राजनीति का प्रमुख कारण यहां पर पूछा जा रहा है। विकेंद्रीकरण को पूछा जा रहा है, भारत की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, कि भारत में लोगों को अपनी पहचान बनाने का दृष्टिकोण, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक वाला उत्तर हो जाएगा। फिर लेते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई बार कराएंगे, चाहे वह एनसीईआरटी श्रृंखला से हो या फिर आपका पीवाई श्रृंखला से हो। प्रश्न आपके कराए गए हैं, हूबहू प्रश्न आए भी हैं, विकल्प के साथ आए हैं, विकल्प के साथ आपके प्रश्न आए हैं। ये हैंग कर रहा है सर, ये बोर्ड हैंग कर रहा है। नहीं, कहां पर उसी को तो हैंग तो करिए रहा। टेक्निकल में बुलाइए ना किसी को, एकदम लोग कहा है इसे। ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्व को जो है समाहित रखता है, किस तत्व को समाहित रखता है? विकल्प ए में आपको दिख रहा है कि देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन की इच्छा को, कि राष्ट्रीय पहचान की भावना को, कि गर्व एवं एकता की भावना को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक, यानी डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया, वकीलों का स्वर्ग बताया है? और विकल्प आपको दिख रहा है केवी राव ने शिवा राव के द्वारा, कि आइवर जेनिंग्स के द्वारा। तो इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स के द्वारा, इसमें सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वकीलों का स्वर्ग कहा गया है भारतीय संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया, ऑप्शन सी को आइवर जेनिंग्स के द्वारा जो है वकीलों का स्वर्ग कहा गया। लेते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिख रहा है, 7 में दिख रहा है कि राज्यों के निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है राज्यों की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
कौन सा कथन सही है। और विकल्प एक दिख रहा है, रुका है सर, यहीं पर चाह लीजिए, मतलब आप भी कोई निर्वाचन शासक के दल के विरुद्ध मतदान करने को असंतुष्ट लोगों का अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन राज्य में बहुमत से आर्थिक सुधारों को नेतृत्व कर सकते हैं। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह भी रटा दिया गया था, आपको रटा दिया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष में किसके द्वारा निर्णित किया जाता है, तो यह निर्णित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया जाता है। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, एक करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगर यही रहेगा संसद सदस्यों का बताया गया था आपको, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, किसके परामर्श से करेंगे, निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेंगे। यही विधानमंडल के सदस्यों का यदि रहता तो उसका निर्णय कौन करते, राज्यपाल करते, किसके परामर्श से करते, तो वह भी करते जो है निर्वाचन आयोग के। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को निर्मित किया गया था। और इसमें आपका विकल्प में उत्तर दिख रहा है सरदार पटेल के द्वारा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, के मुंशी के द्वारा, कि एक से अधिक के द्वारा। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपको दिख रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित कराया गया था। प्रशांत सर ही ले रहे थे, वर्ष बार बार इनके द्वारा बुलाया था। एनसीईआरटी का जो आपका कठिनतम प्रश्न भी है वह भी कवर हुआ है, और आप सभी इस बात का ये है प्रमाण भी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की यदि बात कही जाएगी तो वह 2003 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब है कि एक व्यक्ति एक वोट जो है, एक व्यक्ति एक वोट, और इसका आंसर जो है ठीक है, हाँ इसमें राइट आंसर आपका 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, इसमें आप तकनीकी वजह से आपका लग गया, ये आंसर इसमें लग गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सिद्धांत का 2010 के दशक में निर्मित से किस देश के द्वारा अनुकरण किया गया था, तो यह प्रशांत सर के द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन है, और यह एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है, और यह किया था फिजी ने। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, फिजी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फिजी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है कि कानूनी अधिकार है कि सामाजिक अधिकार है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेक्ट उत्तर आपका डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षिक योग्यताओं के भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षिक योग्यता का भाव में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए आपको दिख रहा है कि विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षिक योग्यताओं के निर्धारण मतदाता के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। बी उत्तर आपको दिख रहा है कि विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त है योग्यताएं भारत के लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। सी आपको इसमें दिख रहा है कि शैक्षिक योग्यता में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, यानी करेक्ट उत्तर इसमें डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारूप समिति के
अध्यक्ष नियुक्त किए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण रोल था संविधान निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी का। अब विकल्प जो आपको दिख रहा है वह दिख रहा है 26 नवंबर 1949 को कि 14 सितंबर 1949 को कि 29 अगस्त 1949 को कि एक से अधिक। तो इसमें से आंसर होगा, बहुत छात्र गलत किए होंगे, 29 अगस्त देखकर नहीं मारना है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चूंकि 1947 में यह बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को यह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, जिसमें 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका जो है अभी जात तंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र की बात है तो यह जो है शासन का सबसे लोकप्रिय रूप है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 बहुत महत्वपूर्ण, कई बार 7-8 बार इस प्रश्न को हम ही कराए हैं कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, स्थायी सदन है, आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में? तो यह अनुसूची आपकी चौथी अनुसूची हो जाएगी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जो है सदस्य आएंगे। इसकी संख्या जो है 250 मैक्सिमम है, जिसमें राज्यों से 238 आते हैं। तो इसमें करेक्ट उत्तर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से देशी रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मानने का कार्य किया था, मनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, कि बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, कि एक से अधिक के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनको भारत का लौह पुरुष है, हम जानते हैं, भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। और जो है मेनन के साथ मिलकर इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया था। 500 से अधिक देशी रियासत है। तो देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ रखने में आज हम लोग क्वेश्चन जो किए हैं वही आया है। बार बार प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात नहीं है। और हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यह आपका स्पष्ट प्रमाण है। ऑफिसर्स अकेडमी जो दिन रात एक किया गया, अभी भी देख रहे हैं हमारे साथ जो है तकनीकी सहयोग के लिए मोहित, कितने कमिटेड ये लोग हैं। ये जब सेशन चलता था उस समय भी ये पर्दे के पीछे दिन रात एक करके कभी भी सिकन नहीं हम लोग आते थे, स्लाइड लगाने से लेकर जो है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको इधर ले लेते हैं बाबू, उधर से इधर भेजना कि हम भी करते रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव किसे कहा जा सकता है? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का प्रकाशन। बी में आपका उत्तर आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस यात्रा, बिल्कुल जो है। और सी में आ रहा है कि उनके 1920 के दशक में मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन। तो इसमें आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा एक से अधिक, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वह दिख रहा है कि भारत के संविधान के में वाक्यांश राज्यों का संघ किसे स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 1 कहेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा। तो यहां पर आप देखते हैं कि संघात्मक शासन कनाडाई नमूने पर यूनियन का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल जो है भारत मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने के लिए स्वतंत्रता नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारत के राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत को कहा जाता है। हमारा घटक इकाइयों में आपसी समझौते का परिणाम नहीं, बिल्कुल यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कहा गया है इसमें इसलिए थोड़ा सा विवेचना की आपका जो है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संसद को पावर है। राज्यों के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन का जो पावर है वह है संसद को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य के द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी विशेषता थी?
कराची अधिवेशन जो है 31 का पूछा जा रहा है। इसमें मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्तावों को पारित किया गया था। अक्सर वही प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प ए में आपको दिख रहा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार जो है बिल्कुल आपका आ जाएगा, मौलिक अधिकार वाला आ जाएगा। सार्ववयस्क मताधिकार, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कराची अधिवेशन जो कि अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अति महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से भारत के लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती है? डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षक भर्ती में डेमोक्रेसी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग कहे भी थे, कराए भी थे कि देश में लोगों की सहभागिता, नियंत्रण में सहायक स्थानों को सशक्त करना, बिल्कुल लोगों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन, और यह पंचायती राज व्यवस्था से ही शुरू हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों को उचित समावेश, बिल्कुल स्त्री और पुरुष दोनों जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको यह करना, स्थानीय शासन के लिए अधिक सुनिश्चित करना, तो इसको देखना था और बनाना था। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 22 के रूप में दिख रहा है, 22 के रूप में दिख रहा है, और वह क्वेश्चन है कि लोकसभा में कोरम कौन सा है, कोरम या गण पूर्ति? ये तो भाई हमको लगता है 20 से 25 बार आपको कह दिया गया था कि यह सदन की कुल संख्या का 1/15 है, कि सदन की कुल संख्या का 1/10 है, तो यह सदन की कुल संख्या का 1/5 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। बात हो रही है निम्न सदन की, यही अगर संख्या में रहता तो 55 हो जाता, क्योंकि लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? लोकसभा का मैक्सिमम सीट आपका 550 है, तो कोरन इसमें हो जाएगा कितना? 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। धान विधेयक जो कि मनी बिल के रूप में जाना जाता है, मनी बिल के रूप में जाना जाता है, तो भारत जो है धान विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा में इसको नहीं लाया जाएगा। जब भी लाया जाएगा यह लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा। तो परिभाषा इसका नहीं, इसमें बहुत लोग गया होगा 110 में उत्तर लगाया होगा, 110 उत्तर सही नहीं होगा। प्रक्रिया इसका दिया गया है सी में, राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोके रख सकती है। जब भी लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, इस पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम किया जाए जो है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 24 आपको जो दिख रहा है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके बच्चे, तो मैक्सिमम आप सही किए हैं, किए भी हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इसमें से निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई? बात की जा रही है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अगुआ कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो विकल्प ए में आपको दिख रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान जो है, 19वीं सदी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान। तो बहुत लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। 19वीं सदी का मतलब है 1801 से या 19वीं सदी प्रारंभ हो जाएगा। 1801 में तो 1829-30 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और यह राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। कैसे अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो 21वीं सदी का यह वर्ष आपका 20, 22, 24 हम लोग का भी चल रहा है, 21वीं सदी है। तो 19वीं सदी में कंफ्यूज लो होता है, यानी 1801 से लेकर यह जो है 1899 तक 19वीं सदी होगा, और उसके प्रथम अर्धकाल के दौरान यह हुआ था। अगले प्रश्न को हम लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के, हाँ इसमें हम थोड़ा सा आंसर टिक कर दें, इसमें आंसर टिक कर दें, इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? समानता का अधिकार के बारे में सही है कौन सा कथन जो है? यह अधिकार अब जो है अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं, बिल्कुल निगेटिव नहीं करता है। समान को समान माना जाना चाहिए, भेदभाव नहीं। और यह भारतीय संविधान के 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक करेक्ट। आप सभी जो है उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप 35 प्लस किए होंगे, 35 प्लस किए होंगे। अगला प्रश्न आपका जो दिख रहा है वह है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में से समान पारिश्रमिक अधिनियम किस जो है वर्ष
अस्तित्व में आया समान पारिश्रमिक का जो है, तो यह आया आपका 1976 में समान पारिश्रमिक कराया गया था 1976 में या 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है नेक्स्ट, अरे हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अरे भाई वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन क्या मतलब जो है वन का उन्मूलन जो है वृक्षों की कटाई, इसका सही अर्थ हुआ। और शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की, बिल्कुल जो है नौसेना हेतु शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, जहाजों को बैलेंस करने के लिए इसका काम किया जाता था, ये सही है। रेल मार्ग एवं संचालन हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को, बिल्कुल अंग्रेजों ने रेलवे का विकास यहां पर किया, आपने जो है औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए कच्चे माल प्राप्त करना था, यह भी सही है। उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि में सुधार करना, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा एक से अधिक, यानी डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत का एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो ये न्यायालय किसी जो है सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन सा कथन सही है, ये न्यायालय किसी भी विधान या कार्यपालिका कार्य की संवैधानिकता को जो है वैधता का निर्धारण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एपेक्स कोर्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति बिल्कुल मिली हुई है, संविधान की व्याख्या की। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग जो है, इसके न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 यानी विशेष बहुमत से, तो कन्फर्म यह दिख रहा है कि इसमें उत्तर आपका एक से अधिक हो जाएगा। एपेक्स कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय हमारा, एपेक्स कोर्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में मंडल आयोग जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग कई बार हम कराए थे, पहला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर में आप लोग को याद भी होगा। तो मंडल आयोग के गठन के समय यहां पर प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है कौन थे, तो इसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग के समय मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ अब क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन बच रहा है, और इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है। पंथ निरपेक्षता संविधान में बार बार इस क्वेश्चन को कराया गया है, प्रस्तावना में एक बार जो है संशोधन हुआ है, उसी के तहत यह है सेकुलर शब्द, और यह कि यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यह प्रबुद्ध धर्मनिरपेक्षता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई जो है धर्म नहीं होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, एक से अधिक इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। लोकतंत्र जो कि सत्ता का सर्वोत्तम रूप है, तो यह कहे थे किसके द्वारा कहा गया था, तो यह सीले के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, इनको सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 में दिया गया है, 330 में दिया गया है। तो इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सी, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो है अनुसूचित जाति को 84 सीटें दी गई है और एसटी को इसमें 47। ये क्वेश्चन आपको कराया गया था जो है लोकसभा राज्यसभा, तो विशेष रूप से आपका कराया गया था विधायिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत की संविधान की निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति किस कार्यों के लिए स्थापित की गई थी, किस कार्यों के लिए स्थापित की थी, भाषाई मामलों के लिए कि मूल मामलों के लिए, प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, एक से अधिक, तो यह एक से अधिक हो जाएगा। और संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे आपके BN राव, जिन्होंने प्रस्तावना के प्रारूप को भी तैयार किया था। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा
के लिए निर्वाचन हुआ था। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन योजना, कई संविधान सभा और प्रस्तावना से प्रश्न आपके जो है स्टैटिक प्रश्न है वह है। और यह एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और इसका चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 22 जुलाई 1946 को संविधान सभा में। निर्मात्री सभा का इसका दो काम था, एक तो संविधान बना ही रही थी संविधान सभा, और अंतरिम संसद के रूप में भी यह काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कारक प्रमुख है? 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण। बिल्कुल, वहां से ग्रास रूट लेवल पर आपका लोकतंत्र मजबूत होगा। करेक्ट आंसर है इसमें क्या प्रमुख कारण पूछा जा रहा है? संविधान द्वारा प्रदत्त जो है अवसर की समानता, बिल्कुल अवसर की समानता होगी, तभी द्रौपदी मुर्मू सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचेंगी। कई लोग जो है चुनाव लड़ते हैं और सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंचते हैं। लिखित संविधान तक देश के नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं बिल्कुल दी गई है। भारत का संविधान कैसा है? तो रिटर्न है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हम लोग यहां से ही केवल जो है दावा नहीं न कर रहे हैं, चूंकि आप सभी पढ़े हैं, दिन रात पढ़े हैं ऑफिसर्स एकेडमी का, चाहे वह रिवीजन बैच हो, PYQ बैच हो, या फिर आपका संपूर्ण सीरीज हो, NCERT श्रृंखला, यानी इस बार कहीं से जो है लीकेज का प्रश्न ही नहीं था, और लास्ट पेज को हम लोग लेते हैं इसमें मोहित जी का विशेष रूप से कि आप तक जो है जूम होकर सही ढंग से यह प्रश्न पहुंचे इसमें इन्होंने काफी इसमें यह किया है, सहयोग प्रदान किया है, तो इनको भी हृदय तल से बधाई, धन्यवाद। तो इसमें देखिए कि ये पिछले बार का रिपीट क्वेश्चन है, ये NCERT का हूबहू जो है दिया हुआ है, और हूबहू लाइन आपको पढ़ाया भी गया NCERT का। तो इसमें आइए, तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हो जाएगी वह 98 में, इसमें लिखते भी चलिए, इसमें हो जाएगा आपका 4, इस क्वेश्चन में ऐसे करना चाहिए। फिर से बहुजन समाज पार्टी की जहां पर बात है तो यह हो जाएगा 84, यानी 1 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ आपका जो है 90, आपका भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, तृणमूल कांग्रेस आपका TMC 98 का है। बहुजन समाज पार्टी की यदि बात होगी तो यह 84 का है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई, बीजेपी की जो स्थापना की जाएगी आपका साम्यवादी दल, इसमें डी में आपका 64 है, यह 3 लास्ट में आ जाएगा, यानी करेक्ट उत्तर आपका इसमें हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका जो है सी, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो हमको कहने में यहां से कोई भी जो है असहज महसूस नहीं कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कराए थे, अभी भी सर्च करने का प्रयास इसको किए तो सही उत्तर नहीं मिला। तो इसका सही उत्तर अब क्या आयोग आपका दे रहा है? स्टेटमेंट संबंधी प्रश्न है, और लोकतंत्र पर हजारों स्टेटमेंट आपके हैं, तो इसको आप जो है करेक्ट कीजिएगा, देखिएगा, आप भी सर्च कीजिएगा इस प्रश्न को। और बचे हुए 2-3 प्रश्न को हम लेते हैं, और यह है, ये तो बिल्कुल प्रशांत सर हमको दिख रहा था कि NCERT में ये आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दिया जाएगा। ये कठिनतम प्रश्न है, भीड़ से अलग करेगा। ठीक है कि संविधान सभा का कब चुनाव हुआ, किसने जो है वकीलों का स्वर्ग कहा, या प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन में जो लड़का एकदम देखेगा बनाएगा। ये क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो भीड़ से आया कराया हुआ क्वेश्चन है। जिन लोगों ने देखा होगा तो यह जो है न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो यह किया गया था चौधरी देवीलाल के द्वारा। कहा था कि हरियाणा में 3 लाल थे, भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल थे। तो इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसमें बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, नौ प्रभात के तारा कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। किस क्रांति की मुख्यतः प्रभावित है? तो फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभावित किया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। ये कई बार कराया हुआ क्वेश्चन आप लोग का है। रही बात की न्याय की बात, जो कि 3 न्याय की बात कही गई है, तो वह रूस की क्रांति से लिया गया है। तो उत्तर आपका इसमें एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। और इस श्रृंखला का लास्ट आपका जो प्रश्न आज का है वह है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्नलिखित में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया? तो जो है सामुदायिक मामलों पर, कि मौलिक जो है मामलों पर, कि प्रक्रियात्मक मामलों पर? तो इसमें दिख रहा है कि सामुदायिक, बिल्कुल आपका सामुदायिक मामलों पर करेगा। मौलिक मामलों पर अलग अलग समितियां गठित की गई थी।
प्रारूप समिति का गठन किया गया था, सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे, जैसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था प्रक्रियात्मक मामलों पर। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर इसमें डी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर इसमें डी हो जाएगा। तो ये राजनीति शास्त्र के आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कराया गया था ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, चाहे वह प्रशांत सर के द्वारा NCERT श्रृंखला हो या कई जो श्रृंखला जो चला रिवीजन बैच हो या फिर आपका PYQ श्रृंखला हो या संपूर्ण श्रृंखला हो या मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूं और निश्चित रूप से इस ये जूम करने में और तकनीकी रूप से जो मोहित कुमार ने सहयोग दिया, आइए भाई मोहित जी एक बार आ जाइए, देखिए लगे रहे तो आप तक ये सुचारू रूप से जो है पहुंच पाता है सेशन। तो इसमें इन लोगों की पर्दे के पीछे काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सब ठीक ठाक रहा? नहीं लड़ा भी है सर, मतलब मेंशन करना, देखिए कोई बात मतलब श्रेय लेने वाली बात नहीं, सवाल है कि एकदम बिल्कुल हम कर दिए हैं जो उसको छोड़ने से। जो है ज्योग्राफी अंकेश सर के द्वारा कराया गया था, ज्योग्राफी सेक्शन भी काफी आपका लड़ा हुआ था। और राजनीति शास्त्र आपका देखे कि जो है एक दो प्रश्न हम नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि एक दो प्रश्न का कोई मतलब ये नहीं होता है। तो आइए सर, बिल्कुल इकोनॉमिक्स सर जो है प्रशांत सर आपसे रूबरू होंगे। हाँ महत्वपूर्ण नहीं। हेलो 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 हेलो, ठीक ठीक है साथियों, इकोनॉमिक्स के प्रश्न को हम देखने वाले हैं और आपको अंदाजा लग गया होगा कि इकोनॉमिक्स कम कहे, ज्योग्राफी के प्रश्न ज्यादा दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। इकोनॉमिक्स कम, मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स के किसी सिलेबस में आपको ये दिख रहा होगा कि वर्षा का है ना जल जो है किस या छत जो है ना को है ना संचय करने के लिए कौन सा राज्य ने कानून बनाया है, पहला कैसा कौन सा ऐसा राज्य है। आप देख सकते हैं करंट वगैरह का ये प्रश्न है। इकोनॉमिक्स में इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अब पूछा गया तो उसका उत्तर भी हमें क्या करना होगा, बताना होगा। देखेंगे इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे साथियों। इकोनॉमिक्स का जो पहला जवाब होने वाला है साथियों, इसमें हम देखेंगे किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है। तो उसका जवाब होने वाला है साथियों, अगर हम देखें यहां से तो इसका जवाब होगा तमिलनाडु होने वाला है। विकल्प बी क्या इसका सही जवाब होगा, विकल्प बी की बात करेंगे, बिल्कुल इसका सही जवाब है। दूसरी बात हम देख लेंगे साथियों, दूसरे नंबर प्रश्न पर हम देखें थोड़ा सा, दूसरे नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, किस एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति व्यापक रोपण कहा जाता है। इसको हम कहते हैं संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है, संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। इसका जो सही जवाब होने वाला है विकल्प बी की बात करेंगे, क्या है इसका सही जवाब है।
दूसरी बात देखेंगे साथियों, यहां से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 हो गया। तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया। तो अगर हम देखेंगे साथियों बजट 2023-24 की बात करेंगे तो कुल जो अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया साथियों उसकी हम बात करेंगे 3288.5। हमें ध्यान रखना है इतना ये आंकड़े आपको बताए जाएंगे। मिलियन टन की बात करेंगे या टन की बात करेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ई के साथ जाना क्या है, ज्यादा सही है। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की भूमिका नहीं निभाता है, यह बात आपको समझना है। विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की भूमिका नहीं निभाता है तो ये कोर इकोनॉमिक्स का क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और ग्लोबलाइजेशन में हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी संचार तकनीक होते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेट की बात करेंगे, जो एमएनसीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, व्यापारिक कंपनियां होती हैं, सारी की सारी भूमिका क्या होती है उसमें महत्वपूर्ण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सारी की सारी चीजें। तो इसका हम जवाब देख सकते हैं साथियों, ये हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का, कोर इकोनॉमिक्स का प्रश्न दिखेगा वो दिखेगा साथियों विकल्प ई जो है इसका सही जवाब दिखेगा। यानी कि हमें समझना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उपग्रह संचार आप देखेंगे ये भी दिखाएगा। इंटरनेट की बात करेंगे, इंटरनेट भी लोगों में क्या करता है, कम्युनिकेशन टेंडेंसी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। विश्व स्तर पर जितनी सूचनाएं होती हैं एक दूसरे से आप जुड़ सकते हैं। कंपनियों की बात करेंगे, एमएनसीज भी भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है आपका सही नहीं है। लीड पाइप क्या है इसके विषय में हमें समझना है। समझने की बात अब तो दूर की बात है। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे साथियों तो इसका जो सही जवाब है हम देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम देखेंगे इसका भी विकल्प ई होने की ज्यादा संभावना आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, इसी में देखेंगे ना, स्क्रॉल करना है ऊपर। हाँ एक मिनट, स्क्रॉलिंग करना है ना ऊपर, कहां दिख रहा है तो कहां जाएगा बताइए जल्दी से। इसके आगे का प्रश्न कहां है, जो है एशिया जो है विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ, ये आपसे पूछा गया। ये भी हाँ, ये भी आपको ज्योग्राफी में हम देख सकते हैं। तो विशेष तौर पे 1952 में आपको दिखेगा, 1952 में दिखेगा। इसका जवाब विकल्प ई होने वाला है। 1952 क्या है इसका सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे साथियों। हाँ हाँ देख लीजिए, हाँ इकोनॉमिक्स है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे साथियों, पूछा गया है आपसे प्रश्न की बात करेंगे साथियों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। हम चीजों को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान नहीं है। जल विद्युत की बात करते हैं साथियों, कौन सा ये जल विद्युत का नुकसान नहीं है। हमें बात समझनी है साथियों, जब हम वाटर एनर्जी की बात करें या है ना, जब जल विद्युत की हम बात करते हैं तो हमें यह बात समझने की कोशिश करनी होती है कि जल विद्युत क्या होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है हमें समझना है कि है ना, ये हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, बिल्कुल नहीं। हम पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना होता है तो निश्चित तौर पर हम जल विद्युत को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए या डिकार्बोनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जल विद्युत को प्रोत्साहित करते हैं। वे ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत होता है, यह बताया गया। वे वनों की कटाई के कारण बनते हैं और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है पूछा गया, यानी कि इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। यानी कि जब हम जल विद्युत को बढ़ावा दे रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर बांध बनाने के क्रम में हम बहुत सारे वनों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। यह हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, और यह पूछा गया ये ऊर्जा के क्या है, अस्थिर स्रोत हैं। ऊर्जा के क्या है, अस्थिर स्रोत की हम बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं या 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो सकता है साथियों, हम देख सकते हैं विकल्प डी क्या है इसका सही जवाब है। ये वनों की कटाई का कारण बनते हैं, वन्य जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये ऊर्जा के क्या है, अस्थिर स्रोत है ना। यानी कि ये जो जल विद्युत होता है, वर्षा के जल आदि पर क्या होता है, इनका जो जनरेशन है या इनको जनरेट करने की क्षमता क्या होती है, आप देख सकते हैं। विकल्प डी क्या है इसका सही जवाब हो सकता है।
अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। यह हमें देखना है, हम प्रश्न संख्या 9 की बात कर ले, थोड़ा सा 1 मिनट छोड़ दीजिएगा मोहित जी, ठीक है, हमें बात समझनी है। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करें, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? अब ये बताइए, है ना, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ये आपसे प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है। तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो निश्चित तौर पे 1975 के आसपास आर्यभट्ट आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहां पे यह भी नहीं लिखा गया है कि भैया वो उपग्रह जो है विश्व के स्तर पर पूछा जा रहा है या भारत के स्तर पर पूछा जा रहा है। तो जवाब क्या होना चाहिए आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है ना, आप ये खुद ही समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या, अगर हम देखेंगे इंडियन सैटेलाइट की बात करेंगे, भारतीय उपग्रह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्यभट्ट होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर बात करेंगे साथियों तो 1957 में स्पुतनिक जो रशिया के द्वारा शुरू किया गया था उसका नाम आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आयोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूं, विकल्प सी और ई की हम बात करेंगे क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं लिखा गया, ना तो इंडियन लिखा गया है और ना ही वैश्विक स्तर पे बातें की गई हैं। तो निश्चित तौर पे इसका जवाब क्या होगा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे पर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ICUN के द्वारा क्या किया जाता है, ये रेड डाटा बुक लिस्ट जारी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां कहते हैं। विकल्प क्या होगा, ये क्या होगा, इसका सही जवाब होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप देख रहा होगा आपने, ये बात समझने की कोशिश की लिया, ये क्या पूछ लिया इकोनॉमिक्स में, आप खुद ही समझ सकते हैं क्या किया जा सकता है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न हम देखने ही वाले हैं। देखेंगे आपसे पूछा गया है प्रश्न साथियों, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन सी योजना बिहार सरकार के द्वारा गरीबी हटाने के लिए क्या की गई है, लागू की गई है। मैंने कई बार इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी करवाया होगा, उसमें निश्चित तौर पर जीविका का नाम आपने देखा होगा। विकल्प सी क्या इसका सही जवाब है, ये बिहार सरकार की योजना होने वाली है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, बिहार सरकार की योजना होने वाली है। इकोनॉमिक्स में प्रश्न संख्या 10 की हम बात कर रहे हैं। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखें साथियों, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, अगले प्रश्न की बात देखने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ देख रहे हैं, पूछा गया है साथियों, है ना, प्रश्न संख्या 11 को हम देखने वाले हैं कि क्या पूछा गया। प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या कह रहा है और हम इन चीजों की बात हम देख रहे हैं। देखेंगे प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को क्या करती है, प्रभावित करती है। भूमि की बात करेंगे, भूमि जो है उत्पादन का प्रमुख साधन है या हम कह सकते हैं प्राथमिक साधनों में शामिल होता है। आर्थिक गतिविधि क्या करती है, भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कई बार आपको बताया होगा कि हरित क्रांति होने की वजह से हमने देखा होगा कि कई रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्षमता क्या हुई है, वो भी प्रभावित हुई। सामाजिक गतिविधियों की बात करेंगे, सामाजिक गतिविधियां भी क्या करती है, प्रभावित करती है। भौगोलिक गतिविधि भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो निश्चित तौर पे इसका जवाब जो होना चाहिए, सर्वाधिक संभावित उत्तर होना चाहिए साथियों, विकल्प डी के साथ जाना क्या है, ज्यादा सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पूछा गया है, बिहार की जनसंख्या में 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न संख्या 12 जो है यह आपसे पूछा गया है। हमें यह ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना की बात करेंगे साथियों तो लगभग 25 वर्ष से कम लोगों की जो संख्या है वो साथियों लगभग 58% है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी की बात करेंगे निश्चित तौर पे, तो इसका जवाब जो है विकल्प ई के साथ ही जाना क्या है, ज्यादा बेहतर होगा। विकल्प ई क्या है, इसका सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संगठन जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए क्या है, जिम्मेवार है। भेल की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, टिस्को की बात करेंगे। ये क्या है, सेल की बात करेंगे साथियों। सेल की स्थापना 1974 में हुई थी और आपको ये ध्यान में रखना, चाहे वो राउरकेला स्टील प्लांट हो, चाहे हम बात करेंगे राउरकेला की बात करें, दुर्गापुर की बात करेंगे, और देश में स्टील उत्पादन बढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी गई है साथियों वो सेल को ही दी गई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है ना। दूसरी बात हम देखेंगे, लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो कि लगभग 100% क्या करता है, निर्यात करता है। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है, ये आपको दिखेगा कर्नाटका में दिखने वाला है। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटका में दिखने वाला है, ठीक है, यहां तक ठीक है ना, है ना, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 15 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 15 की बातें की जा रही हैं। आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे और प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब है इसको हम कहते हैं साथियों कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश कहा जाता है। विकल्प सी क्या है, इसका सही जवाब है।
अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे साथियों, इकोनॉमिक्स के प्रश्न संख्या 16 की बात कर लें। प्रश्न संख्या 16 क्या करता है, तो 16 की हम बात करें साथियों, यहां से अगर कुछ चीजों को और हम समझ लें, इकोनॉमिक्स के प्रश्न संख्या 16 की हम बात करेंगे। उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या ऊपर की होती हैं क्या कहलाती हैं? तो हमें समझना है एक्सप्रेसवे जो होता है साथियों वो 6 लेन से लेकर 8 लेन के बीच में होता है, और जितने भी एक्सप्रेसवे होते हैं वो एनएच कहलाते हैं, यानी कि वो एनएच की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकता है, एक्सप्रेसवेज भी हो सकता है। तो विकल्प डी के साथ जाना क्या है सबसे ज्यादा सही उत्तर आपको दिखेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको बात क्या करनी है, समझ लेनी है। दूसरी बात हम देखेंगे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16-17 की हम बात कर लें, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सोन नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, कोसी नदी गंडक नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, बिहार की प्रमुख की बात करेंगे, तो विकल्प डी क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 18 की बात करेंगे, भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? निश्चित तौर पे इसका संबंध जो है मीट उत्पादन से होता है, या फिर हमें समझना है कि झींगा जो मछली होती है, झींगा मछली के उत्पादन से भी होता है। तो विकल्प ए क्या इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 19 की बातें की गई है। प्रश्न संख्या 19 आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 की हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए क्या है, जिम्मेवार नहीं है? जंगल की आग लगने से भी क्या होता है, बायोडायवर्सिटी को खतरा है। खनन की गतिविधियों से भी क्या होता है, बायोडायवर्सिटी को खतरा है। लेकिन अगर फॉरेस्टेशन को बढ़ाया जाएगा, वनीकरण की बात करेंगे, वन आदि को बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये क्या होता है कि जैव विविधता के लिए खतरा नहीं होगा। हम सतत विकास में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, सतत विकास भी हम समझ सकते हैं। तो हमने ये बात कर ली है। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट माफ कीजिएगा। हमने बात की भारत में गुलाबी क्रांति, 1 मिनट माफ कीजिएगा, है ना, भारत में गुलाबी क्रांति की हमने बात की है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मीट प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, इसको हम कहेंगे ओनियन, कहेंगे ओनियन, माफ कीजिएगा ओनियन, या जो है हमें ध्यान रखना है कि झींगा जो मछली है उत्पादन। तो विकल्प ई क्या है इसका सही जवाब होगा, विकल्प ई। इसमें मधु है, दूध है और मीट की बातें की गई है। मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम रेड रेवोल्यूशन कहते हैं। माफ कीजिएगा, गलती है, गलती मतलब मुंह से गलती आ गई होगी ये बात। तो प्रश्न संख्या हमने 19 की भी बात कर ली है, 19 का भी हमने प्रश्न देख लिया है। विकल्प ए क्या इसका सही जवाब हो सकता है, विकल्प ए की हम बात कर रहे हैं, है ना। निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बात करेंगे, ब्रिज की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या आपको 20 दिख रहा होगा, और आपको क्या करना है, अपना उत्तर भी समझ लेना है कि क्या होने वाला है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 की हम बात कर रहे हैं। हाँ, वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्वीटी कुमारी जी की, ये ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक्स है, पता नहीं आप भी समझ पा रहे होंगे, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स में आपको ये दिख रहा होगा तो आप ये बात आराम से समझ पा रही होंगी कि मैं इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है ना। तो कौन से ऐसे सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? चिपको आंदोलन की बात करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन की बात करेंगे। हमें समझना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात की गई है। चिपको आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध के लिए आपको पता है कि नर्मदा पे जो बांध बन रही है उसके लिए भी आंदोलन चलाया गया था, टिहरी बांध के लिए भी आंदोलन चलाया गया था, इसके विरोध में आंदोलन चलाया गया था। तो इसका विकल्प जो है ए जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े क्या, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, जैसे आप देखेंगे क्या प्रश्न पूछा गया अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, हमें यह बात समझनी है अगले प्रश्न में, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं वहनीयता कहा जाता है, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब है वहनीयता की बात करेंगे, विकल्प बी क्या इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 22 क्या पूछा गया है? तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया, सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लेखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? सेंदाई की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न संख्या हम देखेंगे 22 है, आपका उत्तर दिख रहा होगा 22। तो सेंदाई फ्रेमवर्क जो है आपको समझना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से है, और इसका जो पहला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला या पालन करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो बिहार होने वाला है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी सड़क है? आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप जवाब भी क्या करेंगे, आप दे सकते हैं कि भैया ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी के समय ये बनाया गया था, आपको ये पता है। तो विकल्प ए क्या है इसका सही जवाब है, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करेंगे। दूसरी बात देख लेंगे साथियों, 23 नंबर प्रश्न तक हमने बात कर ली है। 24 नंबर प्रश्न की बात हम देखते हैं।
24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध घाटी परियोजना बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल बांध घाटी जो परियोजना क्या की गई है वो भी शुरू की गई है। आप ये देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है गंगा, सोन, रवि और चिनाब की बात की गई है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस पे बनाया जा है, वो सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ई क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइराइट का अग्रगणी उत्पादक प्रदेश कौन है? केरल, बिहार और राजस्थान की बातें की गई। और आपको क्या करना है, जवाब, आप ये प्रश्न का जवाब भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है ना, आप ये क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो इकोनॉमी के प्रश्न की हम बात करेंगे तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो पाइराइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश आप देखेंगे वो उसमें से बिहार एक है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो जवाब होने वाला साथियों विकल्प बी है इसका सही जवाब। दूसरी बात देखेंगे साथियों, ये तो आपको इकोनॉमी का एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पे दिखेगा। जो कोर इकोनॉमी की हम बात करते हैं वहां पे आपको दिखेगा। आपको मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी में बताया गया होगा कि 9th क्लास की एनसीईआरटी में जिसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी का एक चैप्टर होगा, खाद्य सुरक्षा की बातें की गई हुई, सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया होगा कि 1940 में क्या हुआ कि बंगाल की बात करेंगे साथियों, है ना, बंगाल में राशन व्यवस्था की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और बंगाल पहला ऐसा राज्य था। और 1943 में आप देखेंगे बंगाल में जो अकाल पड़ा था, लगभग 30 लाख से लोग क्या थे, इस अकाल से मारे गए थे। तो जो फूड सिक्योरिटी के हिसाब से या पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नकारात्मक परिस्थिति थी अकाल की स्थिति में। तो 1940 का क्या होने वाला है, जवाब होने वाला है। दूसरी बात देखेंगे साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज, यह भी परिवहन से आपसे पूछा गया है। कोर इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे, ज्योग्राफी वगैरह में आप देख सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किस शहरों को जोड़ता है? मुंबई, चेन्नई और दिल्ली की बात करेंगे। और बेंगलुरु को भी क्या करता है, ये जोड़ता है, बेंगलुरु को जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं किन शहरों को जोड़ता है, तो विकल्प डी क्या है इसका सही जवाब है, हम ये कहेंगे। दूसरी बात देखेंगे साथियों, औद्योगिकरण के कारण, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं। असमानताएं कौन सी कम हो रही हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, कम करता हुआ दिख रहा है, हम ये कहेंगे। ठीक है ना, हम देखेंगे सामाजिक असमानता, न्यायिक असमानता और आर्थिक असमानता। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है निश्चित तौर पे हमें देखेंगे सामाजिक असमानता भी कम हुई है, यानी कि औद्योगिकरण होने की वजह से लोगों में रोजगार की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। मैं कह सकता हूं, पता नहीं अब आयोग क्या इसका उत्तर देगा। रोजगार की प्रवृत्तियां बढ़ी है और रोजगार की प्रवृत्तियां बढ़ने के साथ साथ लोगों की इनकम बढ़ी है। और इनकम, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हम देखेंगे। हाँ, ये हम देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं है। भैया मुझे तो इकोनॉमिक्स ही दिख रहा है, इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे तो सामाजिक असमानताएं भी क्या हुई है, कम हुई है। लोगों में जागरूकता आदि बढ़ने की वजह से। न्यायिक की बात करेंगे, आर्थिक असमानता भी कम हुआ है। तो अब देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो सकता है, विकल्प डी जो है ना, डी इसका सही जवाब हो सकता है, विकल्प डी की बात करेंगे। ठीक है, ये बात हम देख सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे 29 नंबर प्रश्न के बाद देखेंगे साथियों 30 की बात कर रहे हैं। देखेंगे समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिक फायदे वाली है। इसको हम तरंग शक्ति कहते हैं, सागर की लहरें, ज्वारीय शक्ति कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा टाइडल एनर्जी की हम बात करते हैं। टाइडल एनर्जी ये भी क्या है, हम जिसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। दूसरी बात देखेंगे, है ना, क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से क्या है, संबंधित है। तो मानव संसाधन नियोजन से संबंधित हम बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। इरीडा की बात करेंगे, इरीडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। किसके लिए विकसित किया गया है, तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इस पे हमें समझने की कोशिश करनी है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए होता है। तो हम ये देखेंगे परमाणु ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोतों के लिए, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी क्या होती है, जिम्मेवार होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हम आयोग पर ही छोड़ देते हैं कि इसका क्या जवाब देने वाला है। या तो डी दिख जाएगा या फिर हम देखेंगे ई दिख जाएगा। इसकी बात हम आयोग पर ही छोड़ते हैं कि आयोग इसका क्या उत्तर मानने वाला है। ठीक है ना। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे। पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से गैर धात्विक खनिज भंडार है, यह पूछा गया है। ठीक है ना। हम देखेंगे इसका क्या जवाब होने वाला है। पश्चिम बंगाल 33 की बात करेंगे तो इसका सही जवाब आपको क्या करना है, देकर क्या करना है भैया, बता देना है पश्चिम बंगाल की बातें क्या की गई हैं, पूछी गई हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की हम बात करें साथियों तो 33 नंबर प्रश्न का जवाब हमें समझना है। तो ये क्या होगा, अब्रक होने वाला है। अब्रक की बात करेंगे, अब्रक होगा, इसका जवाब क्या होगा,
अब्रक होने वाला है। अगले प्रश्नों की तरफ हम देखें साथियों, पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रीय खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम देखेंगे ये आप सब किसी को पता है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 34 नंबर प्रश्न है। और 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे भैया। 35 नंबर प्रश्न क्या है, आपको समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक मुर्गी रोग है, तो कवक मुर्गी रोग के लिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध फल क्या है, तो आपको पता है कि बिहार का प्रसिद्ध फल क्या है, लीची है, हम कह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे, प्रश्न संख्या जो भी आपको दिखेगा, प्रश्न संख्या 37 की बात करें भैया। 37 का क्या जवाब होने वाला है, 37 की हम बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 37 की हम बात कर रहे हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट करके चलते हैं। लेफ्ट करने की बात है कि ठीक है, इसका क्या जवाब हो सकता है। 37 की हम बात करेंगे तो कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी विकल्प ई के साथ जाना क्या है, ज्यादा सही उत्तर होता हुआ नजर आने वाला है। कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली क्या की जाती है, वितरित की जाती है। प्रश्न संख्या 38 की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं साथियों सब स्टेशन कहा जाता है। विकल्प ई क्या है, इसका सही जवाब है, सब स्टेशन कहते हैं। और प्रश्न संख्या 39 की बात करेंगे भैया। 39 क्या है, तालाबों, टैंक और कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन और प्रजनन को क्या कहा जाता है ना, तो हमें समझना है एक्वाटिक एग्रीकल्चर कहते हैं, जलीय कृषि कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 40 की बात करेंगे, निम्न प्रदेशों में भारत का वो कौन सा ऐसा प्रदेश है जो हमें बात करनी है, जो सबसे बड़ा तंबा का क्या है, उत्पादक है, तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो इसका सही जवाब होता हुआ नजर आएगा। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, ये बात आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया इकोनॉमिक्स से। अब कई लोग कह रहे थे कि सर ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो मैं एक बार फिर से उन लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूं कि भैया प्रश्न तो यही आपसे पूछा गया है ना। क्या पूछा गया भैया, यही प्रश्न आपसे क्या किया गया है, पूछा गया इकोनॉमिक्स में। हम देखेंगे ये क्या लिखा गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हम दूसरी, एक मिनट रुक जाइए। कहां गया इकोनॉमिक्स वाला, दिखा तो, लिखाओ तो भाई, कहां है। 16 नंबर पे कहां है, 16 नंबर, देखिएगा। हाँ, आप देख सकते हैं यहां से, यहां पे क्या लिखा गया, पार्ट 3 आपको दिख रहा होगा, पार्ट 3 आपको ये दिख रहा होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं लिखा गया है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से ये क्या किया गया, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होने वाला है अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, हाँ आप बोलिए बोलिए, आपको ये प्रश्न कैसा लगा, इकोनॉमिक्स का ही लगा होगा, इकोनॉमिक्स का ही है क्या, हाँ स्पीकर है, ठीक है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है क्या है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब जो पूछा गया हम क्या करेंगे, अब उसी पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं है, अच्छी की हम कल्पना करेंगे कि कल पेपर कुछ और बेहतर दिखेगा या जो भी है। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया। ठीक है।
लेकिन लिखा गया है यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।